नमस्कार मित्रों, अर्थव्यवस्था सीरीज में आप सबका स्वागत है। अर्थव्यवस्था भाग 8 आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो हमारी सीरीज आ चुकी है वो भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऑलरेडी आ चुकी है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हम पंचवर्षीय योजनाओं के बचे हुए पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जो कि पंचवर्षीय योजना 5, 6, 7 इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि अर्थव्यवस्था भाग 7 आपको पहले देखना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था भाग 7 में पंचवर्षीय योजना 1, 2, 3 और 4 पूरी तरह से समझाई गई है और कराई गई है। तो आज हम लोग 5 से शुरुआत करने वाले हैं, पंचवर्षीय योजना 5वीं से। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए समझा दें, जैसे कि इसको याद रखने का कैसे क्रम रहेगा। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका समय अवधि आप ऐसे रखें 1951 से 1956। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो एस्टेब्लिश हुआ 1951 टू 1956। सेकंड 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ वो था 1956 और 1961 तक। और जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो था 1961 टू 1966। यानी पहला पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 1956, दूसरा 1956 से 1961, तीसरा 1961 से 1966। अब याद रखने का तरीका यह है कि 3 होने के बाद 3 साल का गैप, 3 ईयर का क्या हो जाता है गैप, ठीक। तो 66 में 3 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 69। यानी कि अब जो अगली वाली पंचवर्षीय योजना आएगी, 5 ईयर प्लान आएगी, वो आएगी 1969 से 1974, ठीक। इसके बाद फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना आएगी तो आएगी 1974 से 1978। अब 2 पंचवर्षीय योजना आने के बाद फिर 2 साल का गैप, फिर से 2 ईयर का गैप। ऐसे आप याद रखोगे, 2 ईयर का फिर से गैप हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 आने के बाद फिर 3 साल गैप, 2 आने के बाद 2 साल गैप, 2 के बाद फिर से आपकी चलेगी पंचवर्षीय योजना 4 के बाद 1980 से 1985। इसके बाद फिर अगली जो पंचवर्षीय आएगी 1985 से 1990। 2 पंचवर्षीय योजना आने के बाद फिर 2 साल का गैप, यानी यहाँ पे 3 लगातार आई, 3 साल का गैप, 2 लगातार आई, 2 साल का गैप, 2 आई फिर 2 साल का, यहाँ पे 2 ईयर का फिर से गैप। अब इसके बाद लगातार आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लगातार। अब कोई स्टूडेंट 8वीं क्लास में पहुंच गया तो उससे बोल दिया कि अब आपको गैप नहीं करना है, अब कंटिन्यू चलना है, ठीक है, पढ़ाई करनी है। तो 90 के बाद 2 साल का गैप, यानी 90 में 2, 92। तो अब आपका पीरियड हो गया 1992 से। अब 5-5 साल का होता है पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान है। जो प्लान बनाया गया 5 साल के लिए बनाया गया, तो 5 ईयर प्लान है तो 5 इसमें ऐड होंगे, सीधा सीधा 1997। 1997 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017। इसके बाद 5 ईयर प्लान नहीं बनी, 2017 बाद 5 ईयर प्लान नहीं बनी। फिर नीति आयोग ने काम किया, तो नीति आयोग के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब नीति आयोग टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी मैं पंचवर्षीय योजनाओं का समय आपको याद करा दूं। पहला आपको याद रखना है 1951 से 1956। इसके बाद 3 लगातार 5-5 साल के गैप के साथ, 56 से 61, 61 से 66। फिर 3 होने के बाद 3 साल का गैप, फिर 2, 1969 से 1974, 1974 से 1978, फिर 2 साल का गैप, 80 से 85, 85 से 90, फिर 2 साल का गैप। तो यहाँ से 92 से 97, यहाँ से कंटिन्यू 12वीं तक आपको चलते चले जाना है पंचवर्षीय। ये आपका समय याद हो गया। कल मैं पढ़ाया था आपको पंचवर्षीय योजना 1, पंचवर्षीय योजना 2, पंचवर्षीय योजना 3, और ये 3 साल का जो योजना अवकाश के तौर पे, अवकाश योजना के तौर पर था, उसे एक्सप्लेन किया था। और 1969 से 1974 वाले को भी पढ़ा दिया था, यानी कि 4 हम कवर कर चुके थे। इसमें 1-2 चीजें थी इंपोर्टेंट रह गई थी शायद। जैसे पहला, ये मॉडल किस पे डिपेंड है, ये आज उसमें इंक्लूड कर लेना आप। मॉडल ये जो है आपका
हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक, ये महालनोबिस मॉडल पे आधारित है, ये मैं कल बता चुका आपको। ठीक, और ये तीसरा वाला जो मॉडल वो है सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है सेकंड वाले में बहुत ज्यादा, इसमें उद्योगों पे बल दिया गया था। इस पर दूसरे वाले पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया। तो इसमें कौन कौन से उद्योग थे, 3 वो आपको याद रखने हैं। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये 3 आपको याद रखने हैं। इस्पात उद्योग हैं ये तीनों, इस्पात उद्योग सेकंड पंचवर्षीय योजना में। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इतना था। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान, 5 में से कंटिन्यू पूरा कवर करेंगे आज। अगला 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान की अगर बात करें तो इसका जो समय अवधि है वो है 1974 से 1978। यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना है जो अपने समय से पहले ही समाप्त हो गई। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी है जो अपने समय होने से पहले ही समाप्त हो गई। आप याद रखें 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1979 तक प्रस्तावित थी, लेकिन वो 1978 में ही समाप्त हो गई। वास्तविक समय, इसका वास्तविक जो समय वो 1974 से 1979 ही है, जो कि समाप्त 1978 में, इसलिए अब इसी समय पीरियड के साथ चलेगी। ठीक है, रीजन क्या था? यहां पर 1 साल का, यहां पर जो जनता पार्टी है उसका उदय हुआ, जनता पार्टी का उदय हुआ, सरकार कांग्रेस की यहां पे चली गई। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर उन्होंने इसको पहले ही समाप्त कर दिया जनता पार्टी ने, और अपने हिसाब से 2-2 साल की योजना उन्होंने शुरू करने की कोशिश की। तो उन्होंने 1978 से 80 के बीच एक योजना अपनी खुद की ही बना दी। ठीक है, छोटी छोटी योजनाएं बनानी शुरू की, लेकिन चूंकि 1980 में दोबारा कांग्रेस की सरकार आने से बाकी आगे फिर से उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं फिर से शुरुआत कर दी। तो ये तो आगे की बात हो गई। ये आपको याद रखना है कि जो 2 साल के लिए जो गैप हुआ था, जैसे इसके बाद जो अगला गैप आएगा वो अगला जो पंचवर्षीय योजना आएगी वो आएगी 1980 से। तो जो गैप हुआ वो रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। जो रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, 78 से 80 के बीच का जो समय है वो रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जनता पार्टी ने उसको एस्टेब्लिश किया था। तो ये थी कुछ जो गैप की बात है वो। अब हमें बात करनी है 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो उसकी सारी चीजें, छोटी बड़ी सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो आपको अवधि याद रखनी है। अवधि अब मैं आशा करता हूं जरूर सब याद हो गए होंगे, जो स्टार्टिंग में बताएं कि 3 साल, फिर 3 का गैप, फिर 2, फिर 2 का गैप, फिर 2, इस तरह से तो सब उसमें तैयार हो जाएंगी आपकी। तो 1974 से 1970 के बीच 5वीं पंचवर्षीय योजना का उदय होता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था गरीबी उन्मूलन। इसका जो प्राथमिकता थी और आत्मनिर्भरता, यानी पूरी तरह से सीधा सीधा उनका जो थेरेपी सीधा यह है कि हमें कुल मिला के गरीबी को खत्म करना है। तो गरीबी उन्मूलन के बारे में बात होगी और आत्मनिर्भरता पे जोर दिया गया। ठीक है, ठीक, ये इसके बाद जो है ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसकी जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट वो 4.4 से 4.8 ये ग्रोथ रेट रही। यानी हमारा जो एस्टिमेटेड था वो था 4.4,
लेकिन वास्तव में जो अचीव कर पाए वो कर पाए 4.8। तो अच्छा है, हम लोग अचीवमेंट अच्छा कर पाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही। तो गरीबी उन्मूलन को आपको याद रखना है, प्राथमिकता है। आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई, समय याद रखना है, जीडीपी याद रखनी, जीडीपी ग्रोथ रेट याद रखनी है, 5 ईयर प्लान। इसके बाद अगला जो प्लान आता है वो आता है अब जो गैप हुआ था उसके बारे में। तो जो गैप हुआ था वो हुआ था 1978 से 1980, अनवरत योजना इसको बोल सकते हैं, रोलिंग प्लान। ठीक, अनवरत योजना। अनवरत योजना में एक महत्वपूर्ण चीज है कि यहां पर एक बात और याद रखनी है इसके पहले कि यहां पर 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया गया था। ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम भी चलाया गया था, 20 पॉइंट प्रोग्राम भी चलाया गया था, ये याद रखना पड़ेगा आपको। 1978-80 भी अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है या रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद अगली जो योजना आती है वो आती है आपकी 6th 5 ईयर प्लान। एक से लेकर 7 तक प्लान आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनसे काफी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आपका जो 6th 5 ईयर प्लान है, अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर अनवरत योजना 1980 में समाप्त हो गई, वापस कांग्रेस की सरकार होने से फिर से 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया 1980 से 1985। अब इस बात लगातार एक और चलेगी, 50 से 90, फिर 2 साल गैप होगा, वो याद रखना है आपको। ठीक है, 1980 से 1985 इसका समय काल है। इसकी जो प्राथमिकता थी वो सीधी सीधी एक नारे के साथ स्टार्ट हुई थी, वो था गरीबी हटाओ, स्लोगन था। क्योंकि इसके पहले की जो पंचवर्षीय योजना जो हम पढ़ चुके उसमें भी गरीबी उन्मूलन के बारे में ही बात की गई थी, तो इसलिए 6th 5 ईयर प्लान, जो 6th 5 ईयर प्लान है उसमें गरीबी हटाओ के नारे के साथ इसको स्टार्ट किया गया। तो इसमें क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट की गई हैं। एक तो महत्वपूर्ण बात यह की गई कि गरीबी कहाँ से हटेगी, ये इसके लिए आपको रोजगार डेवलप करने पड़ेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। इस वजह से एक चीज आपको याद रखनी है कि इसी समय काल में नाबार्ड बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही इसका एस्टेब्लिशन हुआ था, उसकी भी स्थापना हुई थी, यानी कि 1982 में, जो कि इसी योजना के तहत। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 5 ईयर प्लान में कौन सी बैंक का भी स्थापना की गई, तो नाबार्ड। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपका जो है इम्पोर्टेंट पार्ट था 5 ईयर प्लान को लेकर। और इसमें जो ग्रोथ रेट है आपकी वो थी 5.2 से 5.7। जो ग्रोथ रेट रखी गई वो रखी गई 5.2 और अचीवमेंट हुआ 5.7 का। इसके बाद अगली जो आपकी आती है वो आता है 7th 5 ईयर प्लान। ये इसकी समय अवधि आपकी है 1985 से 1990। इसके बाद 2 साल का गैप होगा, तो जो अगली आएगी पंचवर्षीय योजना 7, वो आएगी 1992 से। ठीक है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 7 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्रोथ रेट देखो 5% था ग्रोथ रेट, और हमने 6.01% अचीव कर लिया। ये हमने जीडीपी का ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड किया कि इतना जीडीपी होना चाहिए, और हमने वास्तव में अचीव कर लिया 6.01, यानी जितना एस्टिमेट किया उससे ज़्यादा ही। तो 5 ईयर प्लान ये ज़्यादा बेस्ट है, 5% से 6% काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट है।
अब इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो क्या थे, जैसे एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि 1989 में जवाहर रोजगार योजना इसी के अंतर्गत होगी। 1989 में जवाहर रोजगार योजना चलाई गई थी, ठीक है। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 5 ईयर प्लान के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें की गई वो रोजगार पर ही बल दिया गया था, ठीक है। विकास आधुनिकीकरण पर बल दिया गया, विकास पर दिया गया, आधुनिकीकरण पर बल दिया गया, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, सामाजिक न्याय पर बल दिया गया, ठीक। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1989 में तीव्र खाद्यान्न उत्पादन पे बल दिया गया, तीव्र खाद्यान्न उत्पादन पे। विकास, आधुनिकता, उत्पादन, तीव्र, ये सारी चीजों पे इस पे बल दिया गया। ये 5 ईयर प्लान था आपका। इसके बाद के जो 5 ईयर प्लान हैं उन सभी 5 ईयर प्लान में केवल आपको समय अवधि याद रखनी है। समय अवधि बहुत ज्यादा आपसे इसके बाद पूछी जाएगी। यहाँ पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कि अब जो 1990 है उसके बाद अब 1992 से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो बीच में जो है सीधा 2 साल का गैप है। वो किस कारण से है, क्या उसका रीजन था, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए ये जो समयकाल है वो आपका जो गैप है वो है आपका 1991 और 1992। इसके बाद जो है फिर से पंचवर्षीय योजना आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे हमारे देश में मंदी का दौर था, मंदी का दौर, ठीक है। और तत्कालीन जो है वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा एक प्लान चलाया गया था, उनके द्वारा एक प्रोग्राम जिसको नाम दिया गया था LPG। ये गैस वाला LPG नहीं है। लिबराइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक। यानी कि देखिए उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि आपका निजीकरण, ठीक है। और इसके बाद जो है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण या विश्वव्यापीकरण। ये 3 चीजें जो है इसके उदारीकरण के जनक माने जाते हैं आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत में। तो ये इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो उदारीकरण का सीधे जो व्यापार पर प्रतिबंध लगे थे उनको काफी हद तक छूट दे दी गई थी, ठीक है। अभी इस पर मैं पूरी की पूरी 1991 की आर्थिक नीति समझाऊंगा आपको। 1991 की नई आर्थिक नीति, उसमें इन पे बहुत अधिक एक्सप्लेन में करूंगा। उदारीकरण के बारे में पूरा एक लेक्चर होगा, निजीकरण के बारे में पूरा एक लेक्चर आएगा और विश्वव्यापीकरण में पूरा एक लेक्चर होगा, ठीक है। अभी आपको इतना समझना है कि मंदी का दौर होने की वजह से ये गैप हुआ था। निजीकरण का मतलब होता है कि आपने जो सरकारी कंपनियां जो लॉस में चल रही थी, जिनकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी, उसको आपने प्राइवेट तौर पे काम करने की अनुमति दे दी, अर्थात प्राइवेट कंपनी में उनको विलय करना शुरू किया। भूमंडलीकरण का मतलब ये होता है कि आपने विदेशी पूंजी को अपने देश, भूमंडलीकरण का मतलब होता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस थे, विदेशी पूंजी आपकी आ रही थी और विदेशी पूंजी जो है उसको पहले रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन अब उसको हमने अलाउ कर दिया कि वो चाहे तो हमारे यहाँ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन कुछ निश्चित शर्तों के साथ। तो इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकती थी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है बीच में गैप हो गया। अब गैप होने के बाद जो अगली पंचवर्षीय योजना आई 8वीं, अब वो वहाँ से 1992 से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाती है। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना अब आपकी कंटिन्यू आएगी 1992 से 1997। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना भी आपकी आ जाएगी 1997 से 2002। फिर आपकी 10वीं पंचवर्षीय भी योजना आ जाएगी 2002 से 2007।
11वीं पंचवर्षीय योजना आ जाएगी आपकी 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी आ जाएगी 2012 से 2017। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आएंगी, क्योंकि इसके बाद पंचवर्षीय योजना बनी नहीं है, अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। समय का विशेष ध्यान आपको इसमें रखना है। 1992-97 के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज हुई वो है मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया। मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया और बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। भुगतान संतुलन, यानी कि विदेशी मुद्रा का भुगतान कैसे होगा, ठीक है। इसके लिए IMF जिम्मेदार होती है, मैं आपको बता देता हूँ। आप IMF से इससे मदद ले सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो वाशिंगटन DC में 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बारे में जब हम मनी एंड फाइनेंस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, तो जो यहाँ पे हम लोग बता रहे थे कि मानव संसाधन विकास की यहाँ पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया। दूसरी चीज जो दो रही वो भुगतान संतुलन पे रही। इसके बारे में आपको थोड़ा बता रहा था कि इसके लिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वित्त प्रदान करता है। अगर कोई देश, उसका सदस्य देश जो है इसमें मुसीबत में भुगतान संतुलन नहीं कर पा रहा है अर्थात, तो IMF से ऋण लिया जा सकता है, ठीक है। IMF के बारे में पूरा वीडियो आपका आएगा जब मनी एंड फाइनेंस सिस्टम में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं इतना बता देता हूँ कि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, ठीक। तो भुगतान संतुलन की अगर हम बात करें, इसका मतलब ये होता है कि आप विदेशी मुद्रा देने में असफल हैं। मतलब आपने जो आयात है वो ज्यादा किया है और निर्यात, आयात ज्यादा किया और निर्यात कम किया, तो ऐसी स्थिति में भुगतान करने में दिक्कतें होती हैं। तो यही प्रॉब्लम 1991-92 के बीच भी उत्पन्न हुई थी, जिसके लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी स्कीम डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। इसके बाद जो है आप याद रखें 1997 से 2002 के बीच न्यायपूर्ण वितरण पर जोर दिया गया। समानता एवं न्यायपूर्ण वितरण, एवं समानता पर बल दिया गया, ठीक है। इसके बाद 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसमें गरीबी बेरोजगारी को समाप्त, थोड़ा सा कट जाएगी ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये कि प्रति व्यक्ति आय अगले 10 साल में दुगना करने का लक्ष्य। इसके पहले हम जो है बहुत इंफ्रा की बातें हो रही थी कि हमें मानव संसाधन विकास पे बल देना है या भुगतान संतुलन पे, न्याय संगत, लेकिन अब यहाँ पे सीधी सीधी बात की गई कि विकास के साथ साथ प्रति व्यक्ति जो आय है उसको भी अगले 10 वर्षों में दोगुना करना है। तो ये 2002 से 2007 के बीच का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी आती है 2007 से 2012। इसमें जो है सबसे ज्यादा क्या किया गया, समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं हर क्षेत्र की वृद्धि बराबर होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि केवल हम शिक्षा पे जोड़ देंगे या केवल स्वास्थ्य पे जोड़ देंगे या केवल बेरोजगारी पे या फिर केवल कृषि पे, उद्योग पे, नहीं, हर क्षेत्र पे, चाहे वह प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे द्वितीय क्षेत्र हो, चाहे तृतीय क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रा की बात हो, चाहे पूंजीगत वस्तुओं की बात हो, हर जगह पूरा समावेशी विकास होगा और विकास की जो दर होगी वो काफी अच्छी होगी। तो ये 11वीं पंचवर्षीय जो योजना है वो सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से है, क्योंकि इसमें जो सस्टेनेबल जो आपका रेट है वो काफी अच्छा ग्रोथ किया था। 2012 से 2017 जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है इसमें भी लगभग हर क्षेत्र पे बल दिया गया, ठीक है। रोजगार पर भी बल दिया गया, ठीक, और जो है कृषि पे भी, उद्योग पे भी, लगभग हर क्षेत्र पर, ठीक। तो ये जो है महत्वपूर्ण थे। आपको याद रखना है 8वीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास का मतलब क्या होता है बता दूं मैं।
कि मानव संसाधन विकास का जो मतलब है वो ये है कि आप जब किसी कंपनी में या किसी संस्था में वर्क करते हैं तो उसमें जो मानव हैं उनकी क्या भूमिका है, तो उनके विकास के लिए क्या कार्य करने चाहिए, ठीक है, उनका प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग वगैरह है कैसे होना चाहिए, प्रमोशन वगैरह उनके क्या मापदंड होने चाहिए, तो वो सारी, और वो कहाँ से लोग आएंगे काम करने के लिए, उनके सोर्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, आपकी नियुक्ति वगैरह सारी चीज़। ठीक, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता का मतलब है कि आपको जो है जितने भी आपके वितरण तंत्र हैं उनको समान रूप से वितरित करना है समाज में, ताकि आपका जो विकास है वो एकदम क्लियर हो, बराबर हो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, 2002 से 2007 के बीच प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। 2007 से 2012 में समावेशी विकास पर बल दिया गया। 2012-2017 में ये अंतिम, इसको याद रखना है, ये इसका केवल एक ही प्रश्न आता है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो इसका मतलब सीधे सीधे अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच है। ठीक, तो इतना था पंचवर्षीय योजनाओं में। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। लेकिन आपको अगर वीडियो ठीक लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा और भी हमारे संस्था द्वारा कंटिन्यू वीडियो डाले जा रहे हैं, मैथ के भी, बायोलॉजी और इतिहास, भूगोल, सारे आपके अच्छे वीडियो, आप उनको बढ़िया नोट्स बनाइए, लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।